गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन को ये पढ़ना है और साथ ही साथ अपन को इस चैप्टर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने। एक है वैल्यू चेन एनालिसिस, सेकेंड है बिजनेस कैनवास, थर्ड है मैंडेलस मैट्रिक्स। ये 3 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है पर क्योंकि अपना एग्जाम पर्पस एमसीक्यू ओरिएंटेड है तो अपन को हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है इसका मीनिंग। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोस्ट को बिजनेस में जो भी एक्सपेंस है उसको इस तरीके से मैनेज करो जिससे आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं बिगड़े। क्योंकि आप क्या करोगे, कोस्ट को कम करते जाओगे तो हो सकता है आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिगड़ जाए। क्योंकि अगर क्वालिटी 10% अगर आपने रिड्यूस करा तो आपका रेवेन्यू 90% कम हो जाएगा। आप इसको यूँ समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको जो अननेसेसरी कॉस्ट है बिजनेस में उसको आपको कम करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देते आया हूँ डेयरी मिल्क ने क्या करा, जो वाइट कवर और पर्पल येलो कवर की पैकेजिंग थी उसको कंपनी ने रिमूव कर दिया। अब आप क्या करते हो, डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदते हो तो सीधा आपको पर्पल पैकेजिंग के बाद सीधा आपको चॉकलेट मिल जाती है। पहले कंपनी क्या करती थी, 2 पैकेजिंग 3 पैकेजिंग, इतना अच्छा पैकेजिंग करती थी, वो अननेसेसरी कॉस्ट था और ना ही उससे कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का कोई फ़र्क पड़ रहा था। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को पढ़ा, उससे उन्होंने अपना बिजनेस में जो कॉस्ट था उसको कम करा, ठीक है। हाँ, अगर आपका जो कॉस्ट है वो वैल्यू एडेड है तो आप उसको कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अपने पास है एग्जांपल, मान लो सेल्स। नॉर्मल आप क्या करते हो बिजनेस के अंदर, आपको सेल्स गिवन होता है 100, आपको कॉस्ट है 80, आपका नेट प्रॉफिट है अभी 20। ये आपका करंट सिचुएशन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, नॉर्मल अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आप सेल्स उतना ही रहेगा, कॉस्ट आप कम करना चाहोगे 70, नेट प्रॉफिट हो गया 30। पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जैसे कि ये चैप्टर बोलता है अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है 80 से 180 हो रहा है तो भी चल जाएगा, पर आप कॉस्ट को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सही से ट्रेन करो ताकि वो आपका और अच्छे से बिजनेस बढ़ा पाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वही कस्टमर से डायरेक्ट टच में आते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका कंपनी के एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होंगे उतना ज़्यादा आपका कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा, तो उससे आपका सेल्स बढ़ेगा। तो आप क्या करो, कॉस्ट को कम मत करो। कॉस्ट अगर आप के लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हो, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जितना अच्छा एम्प्लॉय ट्रेंड होगा उतना अच्छा वो आपको सेल्स बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट अगर 80 से 180 भी हो रहा है तो आप ट्राई करो सेल्स फिर आपका 100 से 400 हो। तो इस केस में आपका नेट प्रॉफिट डायरेक्ट 20 से 220 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये चैप्टर ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉस्ट को कम करते हुए चलो। अगर वो कॉस्ट आपके लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे नेट प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो। उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है जो कि है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स लिमिटेशंस। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम हमेशा बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था 100 माइनस 70 नेट प्रॉफिट आया था 30। आप क्या करो, सिर्फ कॉस्ट को कम करो। पर ये अभी ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है, आप कॉस्ट को इस तरीके से मैनेज करो ना तो आपका क्वालिटी बिगड़े, ना तो आपका फालतू का अननेसेसरी एक्सपेंस है वो भी कम हो जाए। और अगर आपका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बन रहा है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस को आप बढ़ा सकते हो। अब जैसे इसमें दे रखे लिमिटेशंस दे रखे, पहले क्या होता था, पहले के कॉस्ट मैनेजमेंट में कंपटीशन को इग्नोर करा जाता था, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, आपको सिर्फ इन सब पर ध्यान नहीं देते थे। पहले सिर्फ आप डायरेक्ट कॉस्ट जहाँ भी सेव हो रहा है वहाँ करते जाओ। ग्रोथ ज़्यादा कॉस्ट में रिडक्शन कर दोगे तो हो सकता है आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिगड़ जाए। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक रिएक्टिव अप्रोच है। इसका क्या मतलब है, आप आफ्टर रिजल्ट आप एक्शंस लेते हो। जैसे कि आप सीए में अगर आपको 400 घंटे पढ़ना है, सीए फाइनल में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सीए फाइनल में आप पहले 400 घंटे पढ़ लो ताकि आप पहले टर्म में पास हो जाओ, या फिर आप एक बार फेल होने के बाद 400 घंटे पढ़ के सीए बनो। तो आपके पास
ऐसे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक रिएक्टिव अप्रोच है, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप एक एक्शन लेते हो। तो इसको आप बोल सकते हो ये शॉर्ट टर्म आउटलुक भी है, क्योंकि आप ज़्यादा कॉस्ट, आप एक लिमिट तक ही कॉस्ट को कम करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, इससे अगर आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अपनाओगे तो आपको एक डिटेल कॉस्ट एनालिसिस पता चलेगा कहाँ आपका कितना खर्चा हो रहा है, गेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट को सही तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आपकी स्ट्रेटजी बन सकती है। ठीक है, उसके बाद अपने पास इसकी डेफिनेशन आती है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू सस्टेन एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन एज वेल एज रिड्यूस कॉस्ट। या तो आप इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी इम्प्रूव होगी और आपका कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखे अंडरनीथ पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको पिलर्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स दे रखे हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, एक होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है 3 पिलर्स आपको याद रखने हैं, MCQ में आ सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 4 स्टेजेस होते हैं। पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी को अपन फॉर्मुलेट कर दें, उसके बाद अपन कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद अपन कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, एक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ है दैट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यानी कि जब तक प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हर एक एक्टिविटी वैल्यू चेन एनालिसिस में आती है। जैसे कि इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के भी सब पार्ट से पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है आप रॉ मटेरियल का सही से ध्यान रखो, जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि कवर रिसीविंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल इनपुट्स। तो माइंड इट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स डोंट कवर द परचेज और प्रोक्योरमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल से आपको बता रहा है कि इंडियन शुगर मिल्स है, अब वो ऑपरेट होते हैं यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। ठीक है, क्योंकि जहाँ खेती होती है, जैसे कि आप मान सकते हो अगर आपको गन्ने का कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप क्या करोगे, कहाँ अपनी फैक्ट्री लेआउट करोगे, कहाँ सेटअप करोगे, ऑब्वियसली पंजाब साइड में करोगे। क्योंकि वहाँ ज़्यादा खेती होती है। तो इसी तरीके से आप, उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। वरना वो क्या होता, पंजाब से शुगर केन जाते दूसरी जगह, अगर आप राजस्थान में करोगे फैक्ट्री तो पहले तो वो पंजाब से राजस्थान आएंगे, आपके फालतू में आपका कॉस्ट इनकर्ड होगा ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में दे रखा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करो रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल जो बनाती है, इसमें आपको दे रखा है एप्पल ओनली डिज़ाइंस एंड सेल्स द आईफोन, इट डज नॉट मैन्युफैक्चर इट कंपोनेंट्स। वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। तो वो आप देख लो, अगर आपका आउटसोर्सिंग में कम कॉस्ट आ रही है तो आप उसमें कर सकते हो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कवर स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिलीवरिंग फिनिश्ड गुड्स टू कस्टमर्स। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका, जैसे कि मैंने रिटेल प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑफन डिलीवरी एट अ शिपिंग एड्रेस दैट मे बी डिफरेंट दैन द बिलिंग एड्रेस। वो कई बार जो बिलिंग में जो डेट दे रखी होती है वो उससे पहले डिलीवर करते हैं, तो उससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, यार 2 दिन में लिख रखा था बिल में डिलीवर होगा, और वो सेम डे डिलीवरी कई बार कर देते हैं या नेक्स्ट डे कर देते हैं। उसके बाद दे रखा है मार्केटिंग एंड सेल्स। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल प्रोसेस तो आप जानते ही हो, फिजिकल एविडेंस क्या होता है, कस्टमर सी एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि कई बार देखते हैं यार इसका पैकेजिंग कितना अच्छा है, कोई भी आप लक्स साबुन खरीदोगे तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप उसका पैकेजिंग देखते हो, यार अच्छा एकदम पैकेजिंग क्या स्मूथ है, तो आप गैस कर लेते हो उसके अंदर प्रोडक्ट भी मस्त होगा। उसके बाद आपको 4P दे रखे हैं, द 4P कैन बी रिप्लेस्ड बाय 4C विच आर कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कॉस्ट टू सेटिस्फाई, कन्वीनियंस टू बाय, कम्युनिकेशन। कुछ ही नहीं है, आप सिर्फ MCQ पर्पज से देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेन तो आपको ये ध्यान रखना है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है। एक आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, एक आता है ऑपरेशंस के बाद फिनिश गुड्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके बाद एक और पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस आप जानते ही हो, टीवी फ्रिज आप खरीद रहे हो तो आफ्टर सेल सर्विस जो दुकानदार अच्छा देता है आप उससे ही खरीदते हो प्रोडक्ट, ठीक है। सपोर्ट एक्टिविटी सेकंड कैटेगरी आती है इसमें अपन 4 चीज़ें देखते हैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, HR मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक रिलेशंस कैसे, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ें कैसी है। टेक्नोलॉजी में अपन देखते हैं कि आपका फर्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे कि अब AI आ चुका है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने AI को इम्प्लीमेंट करा है या नहीं करा है। HR मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि इसमें अपन देखते हैं डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अपने बिजनेस में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हुए, अगर आपके बिजनेस में वेट फॉर 1 मिनट, हाँ तो HR मैनेजमेंट क्या था, हाउ पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर आपके बिजनेस में ह्यूमन ही सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि आप मान सकते हो वो बार बार छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको नए एम्प्लॉयज़ को वापस से ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट होगा। तो ये आप समझ सकते हो, हायरिंग में टाइम जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनको समझाने में टाइम लगेगा, वहाँ का कल्चर कैसा है। उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेजिंग। तो बेसिकली आप इसको यूँ भी मान सकते हो, परचेजिंग बट नॉट जस्ट लिमिटेड टू मटेरियल्स, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। इसमें दे रखा है फाइंडिंग न्यू एक्सटर्नल वेंडर्स, मेंटेनिंग वेंडर रिलेशनशिप्स, नेगोशिएटिंग प्राइजेस एंड अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ब्रिंगिंग इन द नेसेसरी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया उतना रीड कर सकते हैं। MCQ में तो बस ये 4 पॉइंट में आपको एक गलत ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा होना चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या होता है, वेयर माई प्रोडक्ट स्टैंड इन टूडेज मार्केट। आज आप इतना प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, आपका प्रोडक्ट कस्टमर कौन सा बाय करना चाहेगा, आपका प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में ऐसी कोई खास बात है या नहीं है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन शुड ट्रांसलेट इनटू आइदर वन ऑफ 2 थिंग्स, या तो आप एकदम प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन रखो या फिर एकदम पाली जी जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो करो। उसके बाद ये सब आप रीड कर सकते हो। विजन दे रखा है, स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशंस दे रखा है। जैसे कि गूगल को लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्री है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। अब गूगल का ये कल्चर क्या था, उनका ये विज़न था कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए तो हम 1 क्लिक में प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जैसे ही लोगों ने सर्च करा वैसे ही आंसर आ गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मेंडेलियस मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, 4 लोगों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको नोट्स में से बता सकता हूँ, आपको 4 लोगों का ध्यान रखना है। पहला, जिनके पास हाई इंटरेस्ट हाई पावर है। सेकंड, जिनके पास हाई इंटरेस्ट है लो पावर है। थर्ड, जिनके पास लो इंटरेस्ट है हाई पावर है। फोर्थ, लो इंटरेस्ट लो पावर। इसको यूँ याद कर सकते हो, पहला वाला तो हाई इंटरेस्ट हाई पावर है, फोर्थ वाला लो इंटरेस्ट लो पावर है। तो 2 तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है इंटरेस्ट का क्या मतलब है और पावर का क्या मतलब है। इंटरेस्ट का मतलब होता है हाउ इंटरेस्टेड आर दे इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें जो पीपल आ रहे हैं वो आपका बिजनेस सक्सेस हो इसके लिए क्या वो इंटरेस्ट है या नहीं है। पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपने इन लोगों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। जैसे कि देखते हैं अपन कौन आता है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। इसमें कौन आता है, कंपनी के CEO आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। इसको आप बुक में से भी देख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई इंटरेस्ट हाई पावर में आते हैं कंपनी के CEO आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ये आपका
ये चाहेंगे, ये पीपल ऐसे हैं जो चाहेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी हो जाए और ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को बदल भी सकते हैं। उसके बाद आता है लो इंटरेस्ट लो पावर, यानी कि इनको कोई मतलब नहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होए या नहीं होए, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को बदल भी नहीं सकते, पर फिर भी आपको इनका मिनिमम अमाउंट में ध्यान देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है लो इंटरेस्ट लो पावर का मीडिया हाउसेस। अगर मीडिया ने कोई गलत न्यूज़ दिखा दी तो हो सकता है आपका बिजनेस बर्बाद हो जाए, पर इनके पास लो चांस है, इसलिए आपको मिनिमम एफर्ट्स डालने इस कैटेगरी में। उसके बाद अपने पास आता है हाई इंटरेस्ट लो पावर। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट यानी कि वो चाहेंगे कि आपका बिजनेस सक्सेस होए। इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट का ये मतलब हो गया हाउ इंटरेस्टेड आर दे इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हाई इंटरेस्ट वाले क्या चाहेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वेंडर सप्लायर, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगा तभी एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलेगी, तभी और एम्प्लॉयज़ को बोनस ये सब मिल पाएगा। वेंडर्स लोग भी चाहेंगे तभी उनका माल बिकेगा, तभी अगर आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो ये सप्लायर क्या करेंगे, सप्लायर किसको सप्लाई कर देंगे? रॉ मटेरियल। तो इनके पास लो पावर है, यानी कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को बदल नहीं सकते। स्ट्रेटजी को तो जैसे कंपनी का सीईओ हो गया वही बदल सकते हैं। अब जैसे कि थर्ड आता है लो इंटरेस्ट हाई पावर। इंटरेस्ट यानी कि ये लोग नहीं चाहेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होए, चाह भी सकते हैं नहीं भी चाह सकते। हाई पावर यानी कि पर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स कस्टमर्स। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को ही बदल देंगे। जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है तो आपका करोड़ों में टैक्स होता है। बैंक में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है इनके साथ। कस्टमर का ध्यान नहीं रखोगे तो आप प्रोडक्ट बेचोगे किसको? ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंक्स कस्टमर्स ये सब हो गए। ठीक है, बैंक में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है आप कितना फंड इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा रिकॉर्ड्स तो ये सब बैंक्स ये लोग मेंटेन करते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया उतना आप ध्यान में रख सकते हो। बेसिकली ये क्या है, ये मैट्रिक्स है टू मैनेज स्टेक होल्डर्स। मेंडेलियस मैट्रिक्स क्या एक मैट्रिक्स है टू मैनेज स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है कोस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। कोस्ट ड्राइवर क्या होता है? यूनिट ऑफ डेट एक्टिविटी डेट कॉजेज कोस्ट टू बी इनकर्ड। सिर्फ जितना डेफिनेशन है उतना ही आप ध्यान रख सकते हो। इसमें दो चीज़ें आती है, स्ट्रक्चर कोस्ट ड्राइवर्स और एक आता है एग्जीक्यूशनल कोस्ट ड्राइवर्स। एग्जीक्यूशनल यानी कि डे टू डे ऑपरेशन से रीड कर सकते हो। स्ट्रक्चर में आते हैं relate to business strategic choices about an organization's economic culture, scale and scope of operations, use of technology, complexity of products. एग्जीक्यूशनल कोस्ट ड्राइवर्स में क्या आता है? प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी सर्विस क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोर्टिंग कोस्ट में आते हैं ये रिसोर्स ड्राइवर्स, एक्टिविटी ड्राइवर्स। फिर एक्टिविटी ड्राइवर्स में दो चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स, और सेकंड आता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स में आते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स, एग्जीक्यूशनल एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स। कुछ ही नहीं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं समझने बेसिस पर। ट्रेडिशनल कोस्ट और स्ट्रेटेजिक कोस्ट में अपन ने डिफरेंस देख ही चुके हैं। एक है जैसे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट में अपन किस बेसिस पर एलोकेट करते हैं, तो ओवरहेड्स बेसिस पर। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में अपन करते हैं एबीसी बेसिस पर। तो ये सब आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्डली एक क्वेश्चन आ जाए तो बात है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है? चाहे एनीथिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर, चाहे आप क्वालिटी में अच्छे हों, चाहे कॉस्ट के अंदर अच्छे हों, किसी भी चीज़ में अच्छे हों। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिफ्रेंशिएशन अडॉप्ट करो या फिर कॉस्ट लीडरशिप अडॉप्ट करो। उसके बाद जो अपने पास है, जैसे कि आप देख सकते हो, रोल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इन असेसिंग परफॉर्मेंस। अब अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक है, तो आपको कॉस्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं। कॉस्ट लीडरशिप, सस्ता बनाना चाहते हो एकदम, तो आपको कॉस्ट जो इनकर्ड है वो आपको देखना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, हाउ टू कंडक्ट, आइडेंटिफाई, डिटरमाइन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ज़्यादा कुछ काम का होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
फिर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में दे रखा इंटरनल कोस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। वर्टिकल में एक ऊपर एक नीचे होता है, जैसे कि ऊपर देखो तो सप्लायर्स और नीचे और एक और देखो तो यूज़र्स, इन लोगों का भी ध्यान रखो। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। इंटरनल कोस्ट में आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, रीड कर सकते हो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना काम का है। बिजनेस मॉडल अच्छा टॉपिक है। इसका क्या मतलब है, आपके बिजनेस का मॉडल क्या है, जैसे कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका मार्केटिंग पर कितना खर्चा होता है, कॉस्ट आपका कितना आता है। इफ़ एनी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, फोकस ऑन 9 एलिमेंट बिजनेस मॉडल कैनवास, यानी कि 9 एलिमेंट्स पर ध्यान दे देना, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। पहला है कस्टमर सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ सकते हैं 9 एलिमेंट्स में वो चेंज कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेगमेंट, एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ जोमेटो का, जिन्होंने 9 एलिमेंट्स को फॉलो करा है। कस्टमर सेगमेंट यानी कि हु द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस आर एंड वाई दे बाय फ्रॉम इट, आपसे बाय क्यों करें और आपके कस्टमर्स कौन है। जोमेटो का सबसे बड़ी एग्जांपल, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर जना खाना तो खाते ही है, तो घर पे डिलीवर कोई भी करवा सकते हैं, हर तरह का खाना मिलता है जोमेटो पे। सेकंड, वैल्यू प्रपोजिशन, और बाय क्यों करें, क्योंकि जोमेटो अच्छा डिस्काउंट देता है। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट ऑफर टू टारगेट कस्टमर इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और सेटिस्फाइड नीड्स। इससे क्या हो रहा है, कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही है, घर बैठे खाना मिल रहा है, साथ में नॉर्थ इंडियन हो चाहे साउथ इंडियन खाना हो, कोई सा भी मंगवा सकते हो। चैनल्स, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, जैसे कि आप ऐप से ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप, इट बेसिकली आंसर्स हाउ वी गेट द कस्टमर्स, कीप देम एंड ग्रो देम। कस्टमर को कैसे अपन एंगेज करें अपने ऐप के साथ, जैसे कि जोमेटो क्या करता है, डेली नोटिफिकेशन सेंड करता है आपको। उल्टा क्या होता है, हर 2 घंटे में आपके पास होता है आज ये चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, खाना मंगवा लो। तो उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम, हाउ बिजनेस एक्चुअली मेक मनी, मतलब आपका बिजनेस मनी कैसे बनाता है। जैसे कि जोमेटो एक तो फूड डिलीवरी के थ्रू बनाता है, साथ में वो टाई अप भी किसी के साथ कर ले, ब्लिंकिट वगैरह, ये सब हो गया। उसके बाद आता है की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज का मतलब आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट कौन है, जोमेटो में कौन है, जैसे कि उनके लिए लोगो इम्पोर्टेंट है, उनका टी शर्ट उनका एक ब्रांड है। उसके बाद आता है की पार्टनर्स, कौन कौन आपके पार्टनर्स है, हु मेक द बिजनेस मॉडल वर्क। जैसे कि एक तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो है रेस्टोरेंट ऑनर, वो सब लोग साथ देते हैं तब जाके वो लिस्ट हुए ऐप पर। बाइक राइडर्स, वो डिलीवरी करते हैं, तो वो सबसे की पार्टनर्स है। की एक्टिविटीज़ यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन अ बिजनेस और टू कीप इट रनिंग और वर्किंग, डे टू डे एक्टिविटीज़ आ जाती है। और साथ में क्या आ जाता है, जोमेटो क्लाउड किचन वगैरह टाई अप करते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ जनरली आता है की एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आता है कोस्ट स्ट्रक्चर। कोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका कोस्ट में सबसे ज़्यादा आप खर्चा कहाँ करते हो। जोमेटो में देखा होगा, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, हर दिन आपको जोमेटो का ऐड मिल जाता है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन पर वो खर्चा करते हैं। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। अब इसमें दे रखा है एलिमेंट 5 और 9 है फाइनेंशियल विएबिलिटी से रिलेटेड। 5 कौन सा है, रेवेन्यू, और 9 कौन सा है, 9 आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा कोस्ट स्ट्रक्चर। तो दोनों ये फाइनेंस से रिलेटेड है। उसके बाद 6, 7, 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, की रिसोर्सेज हो गया, की एक्टिविटीज़ हो गया, और 8 पॉइंट का है, 8 पॉइंट ये आपका की पार्टनर्स, ये सब आपके रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे कि पार्टनर्स में अपन देखते हैं अपने ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बाइक राइडर्स है, ये डिलीवर करते हैं। रेस्टोरेंट ऑनर की एक्टिविटीज़, आपकी डेली एक्टिविटीज़, व्हाट यूनिकली स्ट्रेटेजिक थिंग्स डज द बिजनेस डू टू डिलीवर इन इट्स प्रपोजिशन। तो कहीं ना कहीं अब जोमेटो का कॉम्पिटिटर भी आ गया स्विगी, तो कुछ ना कुछ कंपनी को एक डेली एक्टिविटीज़ यानी कि वो डेली नोटिफिकेशंस भेजते हैं, कभी डिस्काउंट देते हैं, कभी बोलते हैं आज ये सेल चल रही है, आज वो है। की रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स, उनका लोगो है, टी शर्ट है, ये बेसिकली हो गया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। और कस्टमर फोकस में 1, 2, 3, 4 ये सब कस्टमर सेगमेंट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल्स। और 4th पॉइंट इधर दे नहीं रख, 4th पॉइंट ये रहा, एक है वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, आखिर कस्टमर बाय क्या करते हैं, मतलब इवन जोमेटो इतना अच्छा मॉडल है ना
कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा जना हो, हर जना बाय करता ही है जोमेटो से। क्योंकि सबको भूख तो लगती है। वो फूड डिलीवरी मतलब हर जना खाना तो खाएगा ही, तो हर जना उनका कस्टमर ऑडियंस इतना ज़्यादा है, इसलिए आप देख सकते हो जोमेटो का शेयर भी कितना मतलब ज़्यादा राइस हो गया था बीच में। कितने पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद आज काम पे लिस्ट है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास से, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।